बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के अंदर एक साइंस मौजूद है। मुझे याद है 1992 के अंदर मैं एक जगह से दूसरी जगह पाकिस्तान से बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक साहब बैठ गए। तो ज़ाहिर है कि थोड़ी देर के बाद उनसे तारुफ हो गया। तो उस तारुफ में उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक पत्रकार हूँ, सहाफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं? तो मेरे लिए एक बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ। उन्होंने कहा मैं टेस्टर हूँ। टेस्टर? किस चीज़ के टेस्टर हैं? मैं चाय का टेस्टर हूँ। और उसने बताया कि दुनिया में चंद एक लोग ही हैं। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे? उन्होंने कहा जब भी कोई दुनिया की कोई भी चाय की कंपनी चाय मुतारफ़ करवाना चाहती है, तो वो चाय के मुख्तलिफ ब्लेंड्स बनाती है। ब्लेंड उसको कहते हैं, ठीक है? जिसके मुख्तलिफ जायके निकलते हैं और वो फिर 25-30 जायके जो होते हैं उनके उनको उबाल के तो एक कप जो होते हैं ना, कप उनको जोड़ के ऐसे रख देती है। 25-30 कप जोड़ के रख देती है। उसमें एक मुख्तलिफ जायकों को, मुख्तलिफ ब्लेंड्स को उबाल के तो उनका कावा बना के रख दिया जाता है। तो वो टेस्टर साहब आते हैं, चम्मच एक छोटी सी होती है, वो उठाते हैं और करते हुए 30 के 30 जो है वो टेस्ट कर जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी ये कप नंबर 8, ये 13 और वो 26, ये 3 जो हैं ये बेहतरीन टेस्ट हों। इन्ना काम हुंदा जे भाईए दा और वो लाखों करोड़ों रुपया चार्ज करता है इस बात का। उसने कहा मैं टेस्टर हूँ और पाकिस्तान में शायद उन दिनों टपाल लॉन्च हो रही थी या इस तरह का कोई ब्रांड लॉन्च हो रहा था, तो मैं उसके लिए आया था, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने आपने उनको सजेस्ट किए हैं? वो कहता मैंने 4 उनको या 3 सजेस्ट किए हैं कि ये आपके टॉप ब्रांड बनेंगे। तो वो सर ये दुनिया के अंदर एक रिवाज है टेस्टर का। इसी तरह दुनिया में जो अच्छी गाड़ियाँ हैं, वो बनाने से पहले अ, अच्छे जो लोग ड्राइवर होते हैं, अच्छे ड्राइवर्स होते हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है, उनसे इनपुट लिया जाता है। फिर जब वो गाड़ी बनती है और वो फिर उन ड्राइवर्स को दी जाती है कि आप इसे चला के देखें, वो चलाते हैं, फिर उसका फीडबैक देते हैं और उनके फीडबैक के पेश नज़र उस गाड़ी में, उसके इंजन में, उसके पिकअप में, उसकी हैंडल्स में तब्दीलियाँ की जाती हैं, ठीक है? ये एक और सनत है। इसी तरह जो असले की सनत है ना, वो असले की सनत जो है उसके अंदर भी जो चलाने वाला होता है, मसलन जहाज़ आपने बनाना है, एक जंगी जहाज़, तो जंगी जहाज़ जो है वो एक ऐसा पायलट चलाए जिस पायलट को जंगों का तजर्बा हो, जिसने एयर फाइट के अंदर हिस्सा लिया हो, डॉग फाइट जो जहाज से जहाज लड़ता है? उसके अंदर उसने हिस्सा लिया और उसे पता हो कि जंग के अंदर जहाज के डायनामिक्स क्या होते हैं, ठीक? उसको ना सिर्फ कि जहाज पहले तो उसका फीडबैक लिया जाता है, वो कहता है जी कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए है ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ कलाबाजी ला सके, इतने वर्टिकल फ्लाइट कर सके, ठीक है? यूँ वो डॉग फाइट के अंदर अच्छा रहेगा, ठीक? उसके ऊपर फिर बिल्डअप किया जाता है, डिज़ाइन बिल्डअप किया जाता है। मतलब हम देखें ना जिस बंदे ने जेएफ थंडर का डिज़ाइन बनाया था, वो पाकिस्तान में अब एयरलाइन का मालिक है भाई, ठीक है ना? आहो, वो इतने के पैसे फिर उसको मिलते हैं ना भाई, वो सारा फीडबैक लेके तो वो आपको एक जहाज़ बना के देता है। जेएफ थंडर जो है उसकी कामयाबी की बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान फ़ौज के पायलट्स ने उसके अंदर इनपुट दिया हुआ है। और पाकिस्तान के फ़ौज के पायलट वो हैं जिन्होंने मेराज उड़ाया है। मेराज अपने दौर का बेहतरीन तैयारा और स्पीड में बाबा मेराज अब भी किसी के काबू में नहीं है। आपको पता है ना कि जेएफ थंडर के बनने से पहले पाकिस्तान के पास वाहिद तैयारा जो था, जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल एटमी बम डिलीवर कर सकता था, वो मेराज था। ऐसे गलतफ़हमी है कि F-16 था। अमेरिका ने वो सलाहियत कैपेसिटी हमें दी ही नहीं थी F-16 के अंदर कि हम अपना एटमी बम उसके ऊपर लाद के ले जा सकें। और आपको पता है कि F-16 का हम एक पेच इधर का इधर नहीं लगा सकते। लगाएँगे तो वो हारना आ जाएगा। उन्होंने इंस्पेक्टर बैठे हुए ने पायलट, ठीक है ना? ये पिछले दिनों ट्रंप साहब ने आते ही जो पाकिस्तान के लिए फंड्स रिलीज़ करने की बात की है ना, ये उन इंस्पेक्टरों की तनख्वाहें और मराआत हैं जो पाकिस्तान में F-16 की निगरानी के लिए अमरीकियों ने बिठाए हुए हैं। ठीक है ना?
وہ آ کے معائنہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی F-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ਰਮੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਹਫਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਮ कहते नहीं ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਂਝ ਹੀ ਡੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਠੀਕ। मेरा मतलब है कि वो इतनी निगरानी करते हैं। तो हमने JF-100 बनाया ही इसलिए था कि हमारा जो दिल करे हम उस पे लगा लें। अब हमने P-15 मिसाइल लगा के दिखा दिया ना दुनिया को, आओ जी इधर। मैं आपको एक बात की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, आपको मजा आएगा वो बात सुन के। इसी भी इस तरह की ये जहाज की बात हो गई, इसी तरह बात हो गई, टैंक की बात हो गई, तोप की बात हो गई, हॉइस्टर की बात हो गई। हॉइस्टर वो तोप ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ट्रक ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ ਹੁੰਦੀ है, आप ही गोला ਵਿੱਚ पाया ढास की था, आपने सिर्फ ड्राइव करके उसको जगह पे ले जाके तो उसके वो जो डाटा सिस्टम स्क्रीन है उसमें फीड कर देना कि अखनौर को उड़ा दे भाई, फिर उन्हें शुरू हो जाना है, ठीक है ना, डास आप पे तेरा पड़ के डास आप पे तेरा पड़ के डास करी जाना, ठीक हो गया। तो मेरा मतलब है कि ये किस पे बनता है, ये जो तोपची होता है उसका फीडबैक के पाए ना ਇੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਆਪੇ ही ਵਿੱਚ ਕੋਈ पा दे ਤੇ आपे भी तो काट ले। उन्होंने कहा ठीक है, ये इंजीनियर बैठ के करते हैं, ठीक हो गया। अब चाइना के पास जितना भी असला है ना, चाइना ने कोई एक्टिव वार तो लड़ी ही नहीं कभी। अब देखे ना इंडिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन पहले दिन ने मुआहदा कर लिया कि ना ਤੁਹਾਡੇ आपके लोगों के पास कोई बंदूक होगी ना हमारे लोगों के पास कोई बंदूक होगी, हाथों से मुक्कों से लड़ लेंगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ जगह जाके छाड़ आने, चल अपने बॉर्डर तो, ठीक है। वो उसको धकेलता, वो उसके बॉर्डर पे छोड़ जाता, मुक्का भी नहीं मारना पाए, ठीक है। मुक्का वजे तो कोई नक शक टुट गया, कोई इथों हड्डी टुट गई, कोई इथों खून निकला, ऐना काम ऐनी किसी लड़ाई होती होते। वो पिछले दिनों ने स्पेशल फोर्स बनाई, उसको जूडो कराटे आते थे, उन्होंने 80 बंदे फुड़का छड़े इंडिया के। और 80 बंदे भी कोई ये नहीं कि कोई गर्दन तोड़ दिए, ये कर दिया, वो उनको धक्का देते गए और धक्का देके उनको पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। और नीचे नदी बह रही थी, कुछ डूब के मर गए, कुछ रगड़े खाने की वजह से मर गया, किसी के सर पत्थर पे लग गया वो मर गया। वो चंगे भले बंदे मार छड़े उन्होंने, ठीक है। फिर इंडिया ने वो इलाका छोड़ा और जाके जान छुड़ाई चीनियों से। चीनी बड़े वैशी हो गए थे, तो वो पता चला कि चीनियों की फौज के अंदर वो जूडो कराटे वाले भी शामिल थे, ब्रूस ली टाइप के हैं। अब जिस बात की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि चाइना का जितना भी असला है वो कभी किसी एक्टिव वॉर में तो गया नहीं। ना उन्होंने चाइना की किसी बॉर्डर क्लैश में किसी के साथ पंगा लिया जब से चाइना बना है, और ना ही वो जो है बाहर तो फौज भेजने का रवाज ही नहीं है चाइना के। लिहाजा उनके फौजियों को एक्टिव जंग का तजर्बा ही नहीं है। तो फिर हथियार तो चाइना ने बनाने थे, फीडबैक कौन दवे? हमने नहीं बताया उसको कि जहाज ऐसा बनाई था। मतलब J-10C उनका इंडस ड्रैगन हमने उसका नाम रखा है, लेकिन J-10C उसका जो तैयारा है, J-20 भी जो है ये उसके सुपर तैयारे हैं। F-18 का मुकाबला करते हैं और F-22 रैप्टर का मुकाबला करते हैं, ये दोनों तैयारे अमेरिका के। लेकिन इनपुट किसने दिया है? ये आ रहा ना काम। तुर्की इस वक्त असले का बहुत बड़ा मास्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा तुरम खान बना हुआ है, ठीक है। इलाके के अंदर ड्रोन वो बना रहा है, ये कर रहा है, लेकिन एक्टिव वार तुर्की ने कोई नहीं लड़ी। आखिरी जंग जो थी उसकी थोड़ी बहुत जो स्क्रमिशेस हुई थी वो तो यूनान के साथ हुई थी, कब्रस के जजीरे के हवाले से। कब्रस का जजीरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, दरमियान में लाइन लग गई, वो भी काम खत्म हो गया। तुर्की उसके बाद को 2-4 जो गोलियां उसके सिपाहियों ने चलाई हैं वो नेटो के साथ गए होंगे, तो वहां पे कहीं पे चला ली होंगी, कहीं पे इराक में, कहीं पे कुवैत में, कहीं पे अफगानिस्तान में। अदरवाइज तुर्की जो है जंग उसने भी कोई नहीं लड़ी। अब असला बनाना है, असले के लिए इनपुट चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इस वक्त सबसे ज्यादा जिन लोगों को ख्वाहिश है या जिनको कोशिश है वो हमारे ये 2 भाई हैं, चाइना और तुर्की, जिनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को पेंटे। यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त इंडिया के पास 4th जनरेशन का तैयारा है, राफेल। वैसे मैं कहता हूँ राफेल, RAW हमारी इंडिया की खुफिया एजेंसी राफेल, ठीक है। राफेल जो है वो 4th जनरेशन तैयारा है, और राफेल जो है वो उसके मुकाबले में पाकिस्तान को 2-2 5th जनरेशन तैयार है। चाइना ने अपना J-36A जो है वो 5th जनरेशन तैयारा बना लिया, प्रैक्टिस किसी का कोई नहीं हुई, ठीक है। अमेरिका का जो J-35 तैयारा है उसकी प्रैक्टिस हुई, पता चलेगा कि वो तो किसी काम का ही नहीं है। वो तो
جس طرح بندے بڑھاپے میں جا کے ہو جاتے ہیں نا کہ موٹر سائیکل چلاندے سو جاندے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چلتے سو جاتا ہے اور پھر ایسا ایسا کر کے نیچے گر پڑتا، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کیا ہوا ہے، اس کا سسٹم ہی فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ F-35 تک بہت بڑا فلاپ ہے نا، اور مہنگا بہت ہے، اور اس کی مینٹیننس پہ خرچہ بہت آتا ہے، ایک سارٹی کر کے آتا ہے، پھر اسے گوڈے کٹنے پہنتے ہیں باقاعدہ، میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دیر بھی لیتا ہے اور خرچہ بھی بہت ہے اگلی سارٹی پہ جانے کے لیے، ٹھیک۔ اور سارٹی بھی کیونکہ تیز بہت سپیڈ بہت ہے نا، 2 میک 3 میک کی سپیڈ ہے، تو اس نے ایسے کر کے شوں کر کے چکر لا کے ادھے گھنٹے سے کراچی ہو کے واپس آ جانا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی کرنا ہے، میرا مطلب ہے تو، لیکن اس کے بعد آگے پھر وہ یا قسمت شاہ نصیب ہی نکلے گا۔ 5th جنریشن طیارہ اس وقت کئی ممالک بنا رہے ہیں، ان میں ایک ملک جو ہے وہ ساؤتھ کوریا بھی ہے، 5th جنریشن طیارہ بنانے والوں میں ایک ملک چین بھی ہے اور ایک ملک جو ہے وہ ترکی۔ اب چین اور ترکی کے ساتھ اپنی ہوتی ہے یاری، کیوں؟ یاری بھائی مفاد کی یاری ہے نا، ہم ان پٹ دیں گے تو ان کا طیارہ کامیاب ہوگا نا۔ ہمارا پائلٹ جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے، مطلب جس پائلٹ نے MiG 21 کے ساتھ معراج گرایا ہو اسرائیل کا، اسرائیل کو وہ بھی نہیں بھولتا بھائی، دنیا کے اندر آپ نے ہیوملیٹ کر کے رکھ دیا ہو، نتیجہ کیا نکلا؟ رافیل کو چلانے اور سکھانے والے تمام جو ڈرائیور ہیں، اپنے پائلٹ ہیں، پاکستانی، اپنے پتر، اپنے بچے، اپنے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب کہ بے بسی کی انتہا کہ انڈیا کو جو رافیل ڈیلیور ہوئے ہیں ان کو فرانس نے فلائنگ سکھانے کے لیے جو ٹرینر بھیجے ہیں، آؤ، اور ابھی جو انہوں نے 26 خریدے ہیں وہ اڑا کے جو چھوڑنے کے لیے آئیں گے، آؤ۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت ہماری خواہش ہو یا نہ ہو، انڈیا کی خواہش ہو یا نہ ہو، ترکی کی خواہش ہے کہ میرا کان جو 50 خان طیارے کا نام رکھا، انہوں نے 5th جنریشن طیارے کا نام خان ہے، میرا خان چیک ہو جائے ذرا۔ خان کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے کراچی کے اندر، ٹھیک ہے، کہ ادھر کوئی سمندر سے کوئی ہاتھ چڑھ جائے انڈین کو، ادھر سے چڑھ جائے، اچھا ادھر خان ہے، ادھر رافیل ہے، ٹھیک ہے، وہ سخوئی MKI-30 کی تو بات ہی چھوڑے نا، تو اڑتا پھرتا تابوت ہے، سکریپ ہے، اس کو تو JF تھنڈر جو ہے وہ کان سے پڑھ کہتا اوے اے کول نہیں آنا تو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا نہیں بہن میں تے مدراس سے لگا تسی کی مائنڈ کیوں کر گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ MKI-30 جو ہے وہ یہ کہے کہ میراج 2000 تو خیر سب بالکل ہی بیچارہ ہے نا، یعنی ہمارا JF تھنڈر جو ہے وہ رافیل کو کہہ رہا ہوتا ہے رافیل بھیا سنا ہے آپ یہ امرتسر سے اڑے، نہیں نہیں نہیں، میں تو گرداسپور جا رہا ہوں، آپ بھائی نا فکر نہ کریں، میں گرداسپور جا رہا ہوں، ٹھیک، مطلب یہ حال ہوا پڑا ہے۔ ایسی صورت کے اندر چین بھائی جان نے دو ہمیں اپنے یہ 36A دیے ہیں کہ ہم اس کو ہم نے کہاں رکھا ہے، اس کو سکردو بیس ہے ہمارا، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ گیا ہوا ہوں، اور وہ جہاز لیٹ ہو گیا سی، وہ جو اسٹرپ سی ہوتے ہوتے واک کر دے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ سکردو جو ہے وہاں پہ رکھا ہے، اس کو کراچی میں رکھا گیا، ادھروں آئے گا تو چین دے پائن F5th جنریشن مارن گے، ادھروں حرکت کرے گا تو ترکی والے مارن گے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ابھی تک صلح کرانے آگے نہیں آ رہا۔ صلح کرانے کون آئے گا؟ جس کو خطرہ ہوگا کہ اگر خان رگڑ گیا MKI-30 کو، ٹھیک ہے، یا معراج کو، تو میرا بزنس گیا، ٹھیک ہے، وہ ممالک آئیں گے جن کو اپنی ٹیکنالوجی کے پٹ جانے کا خطرہ ہو، اسی محلے دے کان ٹوٹے ہونے ہیں بھائی، لوگ کی سارے اسلحہ لے آ کے اور کوئی ساڈے، میرا مطلب ہے پھوپھی دے پتر نے کہ لے آگے سن اسلحہ پیش کرن دیا، مطلب ادھر سے اس نے کنزی ڈرون اور جناب بیکر ڈرون، وہ دونوں جناب ترکی نے جہاز پڑھ کے ہمیں پجوا دیا کہ مارو مارو مارو، ساڈی ذرا ٹارچر ہوئے کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ کنزی ڈرون کے ذریعے ہم نے 150 ٹینک جو ہے انڈیا کا اڑا دیا ہے، تو کنزی ڈرون خریدن واسطے تے لہرا بہرا ہو جان گی، یہ لینا لگ جان گی ترکی ہے، ترکی تھوڑی محبت سے کاٹ تے اپنی دکانداری بھی بہتا کام کر رہا ہے، چائنا میں جو اسلحہ ہمیں دھڑا دھڑ دے رہا ہے کہ یہ جناب اینٹی میزائل ٹیکنالوجی اے پھڑو، ٹھیک ہے، آہو ایتھے مارو، کراچی لاؤ ادھر مارو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ چاہتے ہیں ٹیسٹ ہو، ٹریجڈی نہیں ہونا چاہیے ایسا، اور
اس جگہ کے اوپر جہاں پہ 2.25 ارب آبادی بیٹھی ہوئی ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن مودی کی گندی ذہنیت، گھٹیا مینٹیلٹی جو ہے وہ اس کو اس لیول پہ لے آئی ہے کہ اس نے 2.25 ارب انسانوں کی جانوں کو سٹیک پہ لگا دی۔ کوشش کرتا ہوں انفارمیشن لائٹر انداز میں آپ تک پہنچائی جائے تاکہ قابل ہضم ہو جائے۔ میں آپ کو یہ رکانے کے لیے نہیں آتا، انفارم کرنے کے لیے آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔